प्यारे बच्चों, इन्फ्लोरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम राजनीतिक वंश गुलाम वंश के अंतिम राजवंश बलबनी वंश के संबंध में। बलबनी वंश के शासकों के द्वारा 1266 से 1290 ईस्वी तक शासन किया गया। इस वंश की स्थापना बलबन के द्वारा 1266 में की गई थी। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। बलबन का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन था, जबकि इसके बचपन का नाम बहुद्दीन था। इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति से खरीदा गया था। इल्तुतमिश ने बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर उसको खासदार पद अर्थात व्यक्तिगत सेवक पद पर नियुक्त किया था। साथ ही तुर्कानी चहलगानी दल का सदस्य भी बनाया था। अपनी योग्यता एवं कुशलता से बलबन रजिया सुल्तान के काल में, अमीर शिकार बहराम शाह के काल में, अमीर आखूर तथा अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। नासरुद्दीन महमूद के काल में अमीर हाजिब तथा बाद में नायब के पद पर नियुक्त हुआ। नायब के पद पर रहते हुए बलबन के द्वारा सुल्तान की सभी शक्तियों का प्रयोग किया गया। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का शासक बना, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन ने शासक बनने के बाद अपनी प्रतिष्ठा की शक्ति में वृद्धि करने के लिए राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। बलबन का राजत्व सिद्धांत का आधार ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध था। यानी शासक जनता पर शासन करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है और शासक पर ईश्वर की कृपा होती है। निष्पक्ष एवं कठोर न्याय किए जाने को बलबन के द्वारा महत्व दिया गया। कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया गया। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसलिए बलबन के द्वारा जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की गई। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की प्रतिछाया। स्वयं का स्थान बलबन ने पैगंबर के बाद माना। बलबन ने स्वयं को ईरान के अफरासियाब वंश से संबंधित किया। यह ईरान का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश था। बलबन ने जातीय श्रेष्ठता को महत्व दिया। जातीय श्रेष्ठता को महत्व देने के कारण ही बलबन ने इस वंश से खुद को संबोधित किया। बरनी के अनुसार बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। यानी कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो उसको मारने के लिए मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, यानी मेरी तलवार म्यान से बाहर आ जाती है। बलबन के कार्य, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं व्रत की नीति का पालन किया। लौह व्रत की नीति का मतलब बलबन ने अपने विरोधियों को या बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले व्यक्तियों को या दरबार के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सख्त सजाएं दी गई। बलबन के शासनकाल में प्रारंभिक में बंगाल के नवाब तुगरिल खां के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसको दबाने के लिए अवध के नवाब अमीन खां को भेजा गया, परंतु अमीन खां तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने में विफल रहा, जिस कारण क्रोधित होकर के बलबन ने अमीन खां को फांसी की सजा दी और अमीन खां का सर अवध के तख्त पर, अवध के फाटक पर लटका दिया गया। तुर्कानी चहलगानी दल को बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि तुर्कानी चहलगानी दल के अमीरों के द्वारा बार बार षड्यंत्र कर शासकों को पद से हटाया गया। दरबार में फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा और पाबोस प्रथाओं का प्रचलन अनिवार्य कर दिया गया। सिजदा यानी घुटनों के बल पर बैठकर शासक को सजदा करना होता था और पाबोस प्रथा का मतलब लेटकर शासक के पैर को चूमना। ईरानी त्योहार नौरोज को मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ की। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा एवं नौरोज त्योहार।
आगे चल के मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा नौरोज त्योहार को बंद कराया जाएगा। अपने सिक्कों पर खलीफे का नाम अंकित करना प्रारंभ कराया। सैन्य विभाग को वित्त विभाग से अलग कर दीवाने आरिज के अंतर्गत गठित किया और इसका प्रथम मंत्री इमादुल मुल्क को नियुक्त किया गया। बलबन की सेना को संगठित करने का श्रेय इमादुल मुल्क को जाता है। मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए पश्चिमी सीमा पर किले बनवाए तथा पश्चिमी सीमा को दो भागों में विभक्त किया। लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान का क्षेत्र अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद को दिया, जबकि समाना तथा उच्च का क्षेत्र अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को दिया गया। 1286 में तमर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। अपने पुत्र की मृत्यु के गम में 1286 में बलबन की भी मृत्यु हो गई थी। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद का पुत्र कैखुसरो को नियुक्त किया था, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा एक षड्यंत्र कर कैखुसरो को मुल्तान की सूबेदारी प्रदान की गई तथा बुगरा खां के पुत्र कैकोबाद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। कैकोबाद ने शासक बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी को कुछ पदों पर नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकोबाद की हत्या कर उसका शव यमुना नदी में फेंकवा दिया और उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। शमसुद्दीन क्यूमर्स शासक बनने के समय केवल 3 माह की आयु का था। शासक बनने के बाद 1290 में फिरोज खिलजी के द्वारा शमसुद्दीन क्यूमर्स की भी हत्या कर दी गई और दिल्ली में नए राजनीतिक वंश अर्थात खिलजी वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित गुलाम वंश समाप्त हो गया। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।